सभी को गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। मींस जिसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया था, प्रॉमिसरी नोट कंप्लीट कर लिया था, बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट कर लिया था और आज हमें सेक्शन 6 चेक से जो स्टार्ट करना था। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। ये चीज हमने डिस्कस की थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं और प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती है। मींस प्रॉमिसरी नोट में जो ट्रांजैक्शन होता है वो डायरेक्ट 2 पार्टीज के बीच में होता है। एक पक्षकार जो प्रॉमिसरी नोट लिख कर देगा और दूसरा पक्षकार जिसको पेमेंट मतलब आपको वापस लौटानी है। तो मेकर और पेई होता है वहां पर। और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में 3 पार्टीज होंगी। मींस एक पर्सन होगा जो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का लिखने वाला होगा, है ना, जो उसको लिख करके देगा। फिर एक पर्सन होगा जिसको वो डायरेक्शन देगा पेमेंट करने के लिए, और फाइनली एक थर्ड पर्सन होगा जिसको पेमेंट होनी है। ये 3 पार्टीज होती हैं। तो अभी हम पार्टीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में सेक्शन 7 में। उससे पहले हम चेक समझ लेते हैं चेक क्या होता है, क्योंकि आज हमें सेक्शन 6 चेक पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। चेक की जो डेफिनेशन है उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो यदि आप लोगों के पास नया बेयरक ना हो तो एक वेबसाइट है www.indiacode.nic.in। उस पर आप कभी भी कोई भी लेटेस्ट अमेंडमेंट अगर आपको देखना है तो जो भी अमेंडमेंट होता है वो उसमें अमेंड होकर के ही उसमें दिया रहता है। उस वेबसाइट पे, वो गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो आप लोग वेबसाइट आप लोग लिख लीजिए www.indiacode। ये देखिए चेक की क्या डेफिनेशन दी गई है। चेक की डेफिनेशन दी गई है, चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया है और जिसका मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है, एवं उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूपक से निकाला हुआ छंटित चेक या इलेक्ट्रॉनिक रूपक का सम्मिलित है। तो सबसे पहले तो चेक एक विनिमय पत्र है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि हम ऑलरेडी जो विनिमय पत्र सेक्शन 5 में पढ़ चुके हैं। इट मीन्स कि चेक एक विनिमय पत्र है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि जितने इंग्रेडिएंट, जितने एसेंशियल एलिमेंट्स विनिमय पत्र वैलिडिटी के लिए जरूरी है वो सब चेक के लिए भी जरूरी है। मीन्स यहाँ पे भी 3 पार्टी होगी, रिटन में होगा, हस्ताक्षरित होगा लिखने वाले के द्वारा, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, डायरेक्शन होगा किसी पर्सन को पेमेंट करने का। बस अंतर क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पेमेंट करने का डायरेक्शन होता है वो किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है, लेकिन इन द कंडीशन ऑफ चेक में जो पेमेंट करने का डायरेक्शन वो होता है वो हमेशा एक बैंक को ही दिया जाएगा, एक विनिर्दिष्ट बैंकर। बैंकर मींस हम पढ़ चुके हैं बैंकर की डेफिनेशन। आपको सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 3 है वहां पर हमें बैंकर की डेफिनेशन मिली थी। प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं। तो बैंकर का जो डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर और एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, है ना। तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो चेक क्या है, एक विनिमय पत्र है। विनिमय पत्र है मीन्स विनिमय पत्र की सारी कंडीशन चेक में भी लग रही है। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर सिर्फ एक है कि विनिमय पत्र में जो पेमेंट करने की डायरेक्शन दी जाती है वो किसी भी पर्सन को दी जा सकती है, जो भी पर्सन एज अ ड्रॉई उस पे नाम मेंशन होगा। लेकिन चेक हमेशा पेमेंट करने के लिए जिस पर्सन को डायरेक्शन चेक में दिया जाएगा वो हमेशा बैंक होगा, एक विनिर्दिष्ट बैंक होगा। SBI, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ कैनडा, कोई भी बैंक, है ना। जिस भी बैंक को आप स्पेसिफाई करेंगे वो बैंक होंगे उसमें। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक शब्द और दिया गया है कि विनिर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया है और जिसका मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है। मींस चेक हमेशा मांग पर देय होगा। जब तक डिमांड नहीं की जाएगी जब तक ये पेबल नहीं होगा।
इसका मोड ऑफ पेमेंट जो होता है वो हमेशा ऑन डिमांड होता है, और किसी मोड से डिलीवरी ऑफ पोजीशन या इस तरीके से नहीं। जब तक डिमांड नहीं होगी, जब तक चेक का पेमेंट नहीं होगा। देन इसमें क्या लिखा हुआ है, एवं उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूपक से निकाला हुआ छंटित चेक तथा इलेक्ट्रॉनिक रूपक का सम्मिलित है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो चेक है इसमें इंक्लूड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो चेक अगर आपने देखा होगा नॉर्मली चेक बुक में, जो नॉर्मली चेक बुक होती है, आप सभी को पता होगा कि चेक बुक जो होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मीन प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास चेक बुक होगी, आप कोई भी चेक देखना तो वो कैसा है, एक मशीनरी द्वारा एक प्रिंटेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू निकाला गया और उसकी एक बुकलेट आपको थमा दी जाती है, तो वो एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है, एक बार इसका हम इंग्लिश में भी देखेंगे। ये देखिए, a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form। ठीक है, तो it simply means कि चेक क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है चेक is also bill of exchange, but difference between check and bill of exchange is what, कि bill of exchange may be drawn on any person but check is always drawn on a specified banker। बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो चेक हमेशा जो है एक स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉन होगा एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, और ये हमेशा पेबल अगर होगा तो डिमांड पर होगा। जब तक इसकी पेमेंट की डिमांड नहीं की जाएगी तब तक और किसी मोड से इसको पेमेंट नहीं करवाया जा सकता। and it includes the electronic image of a truncated check and a check in electronic form। और इसके अंतर्गत क्या इंक्लूड है, क्या ये इंक्लूड करता है अपने आप में, तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो मशीनरी हम देखते हैं कि आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर के थ्रू जो है आप चेक बुक इशू कराते हैं, मशीन के थ्रू आपकी निकलती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो चेक है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। प्लस ट्रंकेटेड चेक, ये ट्रंकेटेड चेक क्या है, तो देखिए ट्रंकेटेड चेक एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। ये जो छंटित हिंदी में वर्ड यूज किया गया है छंटित चेक, तो ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है। इसमें आप अगर एक्सप्लेनेशन बी देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन बी में आपको ट्रंकेटेड चेक का मतलब बताया गया है। देखिए ट्रंकेटेड चेक का क्या मीनिंग बताया गया है इसमें एक्सप्लेनेशन बी में, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन फर्स्ट समझाती हूँ। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट जो है सेक्शन 6 का, उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है। अगर आप लोगों का पुराना बैलेट होगा तो आप देख लीजिएगा। पहले हम देखेंगे, ये देखिए ट्रंकेटेड चेक का मीनिंग क्या है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का क्लॉज बी देखेंगे सभी अपने बैलेट में। देखिए, a truncated check means a check which is truncated during the course of a clearing cycle either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving payment immediately on generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical movement of the check in writing। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में देखते हैं लैंग्वेज इसकी, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। छंटित चेक है ना, तो इसमें क्या बताया गया है कि छंटित चेक जो है, छंटित चेक का आशय है ऐसा चेक जो कि समाशोधन ग्रह के द्वारा या बैंक के द्वारा चाहे अदायगी करते हुए या अदायगी प्राप्त करते हुए निकासी अवधि के अनुक्रम के दौरान छंटित किया जाता है, जो तत्काल इलेक्ट्रॉनिक रूपक के उत्पादन पर पारेषित किया जाता है, प्रतिस्थापन आगे शारीरिक संचालन से लिखित चेक है। तो ये जो लैंग्वेज है ट्रंकेटेड चेक, ये बहुत डिफिकल्ट है, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको उसका प्रोसेस बता देती हूँ कि ये है क्या एक्चुअली में, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्रंकेटेड चेक है या ये जो ट्रंकेशन की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, ये क्या होता है ये समझिए। ये देखिए, ये हिंदी में है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगी, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है मेरे पास। तो देखिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, सीटीएस।
तो बैंक चेकों के भुगतान मतलब पेमेंट की प्रक्रिया तेजी से निपटाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक ट्रांसमिशन प्रणाली विकसित की है। मतलब जो चेक्स होते हैं उनका इमीडिएट पेमेंट, जल्दी से जल्दी पेमेंट हो सके, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है जिसको क्या नाम दिया गया है, चेक ट्रांसमिशन सिस्टम। इस प्रणाली में भुगतान आदेश को निपटारे के लिए भुगतान करने वाले बैंक को पूरा का पूरा चेक नहीं भेजा जाता है, बल्कि चेक की सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर भेजी जाती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये एक्चुअली में ये जो सिस्टम है ना, ये है दूर वाले लोगों के लिए। जैसे आउटसाइड कोई पर्सन है, किसी पर्सन को चेक देना है, वो एक सिटी में है, दूसरा पर्सन दूसरी सिटी में है, तो ये इन्होंने क्या किया कि डिजिटल कर दिया, एक टाइप इसको डिजिटलाइजेशन टाइप का कर दिया है। तो इन्होंने क्या किया कि बैंक को चेक नहीं भिजवाएंगे कि आपको मतलब अपनी चेकबुक से चेक फाड़ के और फिर हार्ड कॉपी में भिजवा रहे हैं, वो क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसको भिजवा देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब इसको भिजवाया जाएगा तो इसमें क्या यूज किया जाएगा, ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम इसके लिए काम करता है। तो सॉफ्टवेयर होते हैं बैंक्स के कंप्यूटर्स में, उसके जरिए ये जो ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम है ये उस प्रोसेस में काम करेगा जिसमें चेक पर दर्ज सूचनाओं और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डेटा को देखकर बैंक पैसों का भुगतान कर देगा। उनका पूरा एक सॉफ्टवेयर एक जो है वो पूरा वेल डेवलप्ड करके बैंकों को दे दिया गया है। ठीक है, तो ये क्यों, ताकि पार्टीज का टाइम बचे। भाई एक पर्सन को अगर किसी पर्सन से पेमेंट लेना है चेक के माध्यम से, तो वो उसके पास जाएगा, फिर चेक लेगा, फिर वो चेक लेके बैंक में जाएगा, लंबी लाइन में खड़ा रहेगा। तो ये सब पूरा बैंकिंग का जो समय है और पार्टीज का जो समय है उसको बचाने के लिए ये प्रोसेस को शुरू किया गया। ये पूरा डिजिटलाइजेशन प्रोसेस है। क्लियर। तो क्योंकि ना तो हम सीएस के स्टूडेंट्स हैं, ना हम सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं घुसना है इसमें, आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है। ये प्रोसेस मैंने आपको क्यों बता दी, ताकि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रहेगी, कभी जीके में भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस, तो आप बता पाए कि चेक ट्रांसमिशन सिस्टम है ना, या किससे संबंधित है, तो ये एनआईएक्स से संबंधित है। कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 6 में पढ़ते हैं। तो चेक के अंतर्गत ये भी इंक्लूडेड है। ट्रंकेटेड चेक मीन ऐसा चेक जो इस चेक ट्रंकेटेड सिस्टम के माध्यम से निकाला गया है। फिर क्या है, यह प्रणाली बाहरी चेकों को, आगे देखते हैं, यह प्रणाली बाहरी चेकों को के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है, क्योंकि इससे बाहरी चेकों का निपटारा 24 घंटे के भीतर हो जाता है। ग्राहक और बैंक दोनों का समय बचता है। चेक को क्लियरिंग को भेजने की जरूरत ना होने पर चेक निपटारे की लागत में भी कमी आती है, यानी कि वह उपभोक्ताओं और बैंकों सभी के लिए लाभदायी है। तो ये वही मैंने आपको पहले बताया कि आपका समय बचाने के लिए है। इसमें होता क्या है, इस सिस्टम में चेक ट्रांसमिशन सिस्टम को प्रभावी और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रिजर्व बैंक ने कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानक जो है स्थापित किए हैं, ताकि सभी बैंकों के चेक में एक रूपता लाई जा सके। जैसे क्या स्टैंडर्ड इन्होंने फॉर्मेट किए हैं वो देखिए, ये स्टैंडर्ड है। जैसे चेक के निर्माणों में प्रयुक्त कागज की क्वालिटी सब एक बराबर होंगे, चेक में प्रयुक्त वाटरमार्क, अदृश्य स्याही में दर्ज बैंक का लोगो, व्हाइट फोटोग्राफ, धोखाधड़ी रोकने वाले सुरक्षा फीचर्स। तो ये सब चीजें जो है इसमें ये है। अब 2010 रिजर्व बैंक की ओर से सभी बैंकों को इन मानकों को अपनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसलिए इन मानकों से युक्त चेकों को सीटीएस 2010 चेक कहा गया। तो ये जो स्टैंडर्ड वाले जो ये एक स्टैंडर्ड प्रोफार्मा बताया है, ये जो है 2010 से लागू हुए हैं। जनवरी 2020 से सभी बैंकों को सिर्फ सीटीएस 2010 चेक ही जारी करने को कहा गया है। सितंबर 2020 से बगैर सीटीएस 2010 मानक वाले चेकों से भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। तो ये प्रोविजन भी बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक जनरल जानकारी हो गई। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल जरूरी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो आपको बस क्या याद रखना है, आपको बस इतना ही याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। डिमांड पे सिर्फ ये पेबल होता है, और इसमें क्या इंक्लूड है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक। तो ट्रंकेटेड चेक आपको समझ में आ गया क्या होता है, एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक, और इलस्ट्रेशन बी में ट्रंकेटेड चेक की परिभाषा भी बताई गई है, लेकिन वहां से आपको ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। आपको क्वेश्चन फ्रेम होगा
इस फर्स्ट पैराग्राफ से, सेक्शन 6 के फर्स्ट पैराग्राफ से, जहां पे पर्टिकुलरली चेक को डिफाइन किया गया है। ठीक, अब देखिए एक्सप्लेनेशन 1 जो है, एक्सप्लेनेशन 1 में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, कुछ वर्ड्स को हटा दिया गया है। अगर आपके पास पुराना चेक हो तो सॉरी पुराना बैरेक्ट हो तो आप मिलाते जाइए और जो वर्ड्स हट गए उन पे काट दीजिए उनको। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स, मतलब हमने पढ़ा ना ऊपर की चेक में क्या इंक्लूड है, चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो वो बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक का क्या मतलब है। तो चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स अ चेक ड्रॉन इन electronic form by using any computer resource and signed in a secure system with digital signature, with or without biometric signature and asymmetric crypto system, or with electronic signature as the case may be। ठीक है, तो ये सब आपका आईटी एक्ट के अंदर की टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिकली ड्रॉन हुआ हो कंप्यूटर रिसोर्स द्वारा, जिस पर डिजिटल सिग्नेचर होंगे, बायोमेट्रिक सिग्नेचर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के जरिए ये चेक जो है निकाले जाते हैं, प्लस विथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज द केस। ठीक है, तो ये वर्ड्स याद रखना है आपको। अगर ऑप्शन आएंगे भी ना तो आपको सामने ही ये ऑप्शन दिख जाएगा एग्जाम में, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, तो ये वर्ड्स ऐसे हैं कि वैसे ही याद हो जाते, तो आप तुरंत टिक कराएंगे कि चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम द्वारा निकाले गए चेक। ठीक है, ट्रंकेटेड चेक हम देख ही चुके हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। स्पष्टीकरण 2, इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त है। समाशोधन ग्रह का आशय है समाशोधन ग्रह जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रबंध किया जाता है, अथवा ऐसे समाशोधन ग्रह जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदान किया गया है। समाशोधन ग्रह मतलब क्लियरिंग हाउस, जहां से चेक क्लियर होते हैं, वो समाशोधन ग्रह। तो इन्होंने बता दिया कि समाशोधन ग्रह कौन से हैं, जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किया जाता है और जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही मान्यता प्राप्त है। जो आपका स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन 2 है उसमें ये बताया गया है। For the purposes of this section, the expression clearing house means the Reserve Bank of India or a clearing house recognized as such by the Reserve Bank of India। तो सिंपल है, क्लियरिंग हाउस जो चेक को क्लियर करते हैं वो क्लियरिंग हाउस कहाँ से गवर्न होते हैं, पूरा आरबीआई के हाथ में। एक्सप्लेनेशन 3 भी ये नया जुड़ा है, इसमें सिंपली बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा नहीं, बस इन्होंने इतना बताया कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज ऊपर आपने पढ़ी है ना, वो सारी उनका मीनिंग जो है वो कहाँ से लेना है आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से। फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन, the expression asymmetric crypto system, computer resource, digital signature, electronic form and electronic signature shall have the same meaning respectively assigned to them in the Information Technology Act 2000। तो जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमने ऊपर पढ़ी है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, कंप्यूटर रिसोर्स, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इन सभी का वही मीनिंग है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बताया गया है। सिंपल। तो इस सेक्शन में जो आपको याद रखने वाली बात है वो क्या है, सेक्शन 6 का पैराग्राफ फर्स्ट। तो आप लोग याद रखिएगा सेक्शन 6 का पैराग्राफ फर्स्ट मींस चेक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, स्पेसिफाइड बैंकर पर बनाया जाता है और पेबल होता है ओनली ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस हो गए कुछ। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। जो चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज है उनकी जो पार्टीज, उनको लीगल टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है। तो देखिए सेक्शन 7, सेक्शन 7 ऑफ एनआई एक्ट आपको बताती है पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो देखिए ड्रॉअर, ड्रॉई, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर फॉर ओनर, पे, इतनी टर्मिनोलॉजी सेक्शन 7 में आपको बताई गई है। लेखी वाल, ऊपर वाल, जिक्री वाल, प्रतिग्रहिता, आदरणार्थ प्रतिग्रहिता और पानी वाल। तो देखिए सिंपली ड्रॉअर, द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड अ ड्रॉअर। जो चेक को लिखने वाला व्यक्ति है, विनिमय पत्र और चेक का जो रचयिता है, जो सिग्नेचर करके दे रहा है जो पर्सन चेक पे, वो है लेखी वाल, ड्रॉअर। ठीक है, मेकर,
या लेखीवाल कौन है? बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का जो लिख रहा है, जो साइन कर रहा है चेक पे, जो दे रहा है चेक, वो है लेखीवाल, ड्रॉअर। ठीक है, देन द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई। और जिस पर्सन को डायरेक्शन दिया जा रहा है पेमेंट करने का, संदाय करने के लिए तद्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति ऊपर वाल कहलाएगा, वो है ड्रॉई। द पर्सन जिसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं पेमेंट करने का, कि आपको पेमेंट करनी है। चेक के केस में वो पर्सन कौन है? बैंक। ठीक है, चेक के केस में मैंने चेक लिखा, मैंने चेक पे साइन की, तो मैं हो गई ड्रॉअर। फिर चेक पर साइन करके मैंने किसको दिया? बैंक को। बैंक पेमेंट करेगा, मैंने डायरेक्शन दिया बैंक को, एसबीआई बैंक को। एसबीआई बैंक को पेमेंट करना है तो वो ड्रॉई है। और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका नाम मैंने लिखा होगा, मेंशन किया होगा, जिसको मैंने डायरेक्शन दिया होगा कि आपको पेमेंट करनी है, तो वो पर्सन कौन होगा? ड्रॉई, जिसको पेमेंट करना है। ठीक है, वो कौन होगा? ड्रॉई, ऊपर वाल। इसके साथ पहले हम पढ़ेंगे पेई, पाने वाला पर्सन। अब फाइनली जिसको पेमेंट मिलनी है वो होता है पेई। इसी में सेक्शन 7 में सबसे नीचे दिया गया है पेई। सबसे पहले पेई देखिए, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom or to whose order the money is by the instrument directed to be paid is called the payee। लिखत में नामित व्यक्ति वह व्यक्ति जिसे या जिसके आदेश पर धन संदत्त किया जाना है, लिखत द्वारा निर्दिष्ट हो पाने वाला कहलाता है। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट में जो लैंग्वेज पढ़ी वो यही पढ़ी है ना, कि ऐसा पर्सन को, एक सर्टेन पर्सन को पेमेंट करनी है या सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पे किसी अदर पर्सन को पेमेंट करनी है, तो वही पर्सन जिसको पेमेंट होनी है, फाइनली जिसको पैसा मिलना है, वो होता है पे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक लिख रहा है वो ड्रॉअर, जिसको डायरेक्शन दी जा रही है पेमेंट करने की वो ड्रॉई, और जिसको पेमेंट होना है फाइनली, जो पैसे पैसे जो पाने वाला व्यक्ति है वो पाने वाला, पेई है ना, उसको पेई बोलते हैं। पेई ही जो है वो ही होल्डर होता है। जो एक्चुअली में ओरिजिनली जो पेई है, जिसको पैसे मिलने वाले हैं, उसको ही होल्डर कहा जाता है सेक्शन 8 के अंतर्गत। वो बाद में देखेंगे, अभी कुछ टर्मिनोलॉजी बची है 7 की, वो देखिए पहले। ठीक है, तो ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ये तो मेन 3 पार्ट ही हो गए। अब इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी आ रही है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, जिसको हिंदी में कहा गया जिक्रीवाल। ये कौन होता है? तो क्या होता है कि जब भी जो ड्रॉअर, देखिए जो ड्रॉई है, मतलब जब भी कोई पर्सन जो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉअर जो है वो क्या करेगा? जो ड्रॉई है, जिसको डायरेक्शन दे रहा है पेमेंट करने का, कि आपको पेमेंट करना है, कोई बैंक है या बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशन में कोई पर्सन है, तो उसके अलावा किसी एक और पर्सन का नाम अगर मेंशन कर दिया जाता है, कि अगर जो ये पर्सन है, जो ड्रॉई है, जिसको हम पेमेंट करने का ऑर्डर दे रहे हैं, इन केस अगर ये पर्सन पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तो पे कहाँ जाएगा? तो जनरली तो क्या है रूल, कि जब भी जिस पर्सन को पेमेंट करने का डायरेक्शन दिया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत, तो जब जो पेई है उसके पास अपना चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जाएगा कि आप जो है मुझे पेमेंट कीजिए, आपको ऑर्डर मिला है, तो अगर वो फेल हो जाता है पेमेंट करने में, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पे उस ड्रॉई के अलावा भी किसी सेकंड ड्रॉई का नाम मेंशन है। ठीक है, कि अगर इन केस फर्स्ट पर्सन फेल हो गया तो कौन पेमेंट करेगा? तो वो सेकंड पर्सन पेमेंट करेगा। तो ये जो सेकंड पर्सन है ये कहलाता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। इंग्लिश में तो लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, कि जरूरत पड़ने पे जो है इस पर्सन के पास जाना, इसलिए वो कौन है? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। हिंदी में टर्मिनोलॉजी है जिक्रीवाल, जबकि विनिमय पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन में ऊपर वाल के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर लेनगी के लिए माना जाना है, तब ऐसा व्यक्ति जिक्रीवाल कहलाता है। ठीक है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मीन व्हेन इन द बिल और इन एनी एंडोर्समेंट thereon the name of any person is given in addition to drawing। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, कैसा नेम, कैसे पर्सन का? ऐसे पर्सन का नेम दिया जा रहा है इन एडिशन टू ड्रॉई, ड्रॉई के अलावा भी हम किसी एक पर्सन का नाम मेंशन कर रहे हैं। टू बी रिसोर्टेड टू इन केस ऑफ नीड, सच पर्सन इज कॉल्ड अ ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ठीक है,
तो ड्रॉई के अलावा किसी एक पर्सन का नाम दे देते हैं कि अगर फर्स्ट ड्रॉई पेमेंट करने में फेल हो गया तो आप सेकंड के पास जा सकते हो। तो जो ये सेकंड पर्सन है या सेकंड ड्रॉई है, यही कहलाता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड या जिक्रीवार। ठीक, अब देखिए एक्सेप्टर कौन होता है। तो एक्सेप्टर क्या है, जैसे ही ड्रॉई के पास बिल पे लेकर जाएगा, पे को अपना पेमेंट करवाना है, डायरेक्शन मिला है किसको पेमेंट करने का, ड्रॉई को। तो जैसे ही बिल लेकर के ड्रॉई के पास या चेक के कंडीशन में बैंक के पास बंदा पहुंचा, तो अब इस ड्रॉई को, अगर चेक है तो बैंक और बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ड्रॉई को क्या करना है, उस बिल पर अपनी स्वीकृति देनी है, अपनी असेंट देनी है। वो क्या करेगा, असेंट देगा पहले कि हाँ मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। तो वो कैसे असेंट देगा, लिख करके अपने सिग्नेचर करेगा और वर्ड मेंशन करेगा एक्सेप्टेड, या मतलब मैंने स्वीकृत कर लिया, ऐसे वर्ड लिख करके सिग्नेचर करेगा। तो इसको कहा जाता है एक्सेप्टर या प्रतिग्रहीता। तो देखिए, आफ्टर द ड्रॉई ऑफ अ बिल, after the drawee of a bill has signed his assent upon the bill, or if there are more parts thereon than one upon one of such parts, and delivered the same or give notice of such signing to the holder or to some person on his behalf, he is called the acceptor. तो विनिमय पत्र पर या यदि उसकी एक से अधिक मूल प्रतियां हो तो ऐसी मूल प्रतियों में से एक पर विनिमय पत्र के ऊपर बाल द्वारा उसकी अनुमति हस्ताक्षरित कर दी जाने के पश्चात और धारक को या तन्मित किसी व्यक्ति को उसका परिधान करने के पश्चात या ऐसे हस्ताक्षर की सूचना करने के पश्चात विनिमय पत्र का ऊपर बाल प्रतिग्रहीता कहलाता है। तो एक्सेप्टर कौन होता है, ड्रॉई ही एक्सेप्टर होता है। सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लीजिए, एक्सेप्टर या प्रतिग्रहीता कौन है, ऊपर वाल ही प्रतिग्रहीता होता है। कब हो जाता है, जब वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को पेमेंट करने के लिए अपनी स्वीकृति दे देता है, सिग्नेचर करने के माध्यम से अपनी स्वीकृति दे देता है और उसकी सूचना भी धारक को पहुंचवा देता है, या उससे रिलेटेड जो व्यक्ति जिसको भी पेमेंट होना है उसको सूचना पहुंचवा देता है कि हाँ मैं स्वीकृत कर रहा हूँ, आपको पेमेंट देना स्वीकार करता हूँ, और अपने सिग्नेचर करके बिल ऑफ एक्सचेंज पे जब उसकी सूचना भिजवा दी जाएगी तो यही ड्रॉई, यही ऊपरवाल क्या बन जाता है, प्रतिग्रहीता या एक्सेप्टर बन जाता है। क्लियर? एक्सेप्टर कौन होता है, ड्रॉई ऑफ द बिल इज कॉल्ड द एक्सेप्टर व्हेन ही एक्सेप्ट्स द पेमेंट, व्हेन ही एक्सेप्ट्स बाय signing his assent on the bill and accept that he pay to the payee। ठीक है, अब देखिए ये हो गया एक्सेप्टर। अब एक और टर्मिनोलॉजी इसमें दी गई है, एक्सेप्टर फॉर ओनर। इसमें आपको एक और टर्मिनोलॉजी मिलेगी सेक्शन 7 में ही, एक्सेप्टर फॉर ओनर। आदरणार्थ प्रतिग्रहीता, ये कौन होता है? अब जब भी पेई अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का या चेक का भुगतान करवाने के लिए ड्रॉई के पास जाएगा, तो पहली कंडीशन तो क्या है, ड्रॉई को क्या करना है, पेमेंट करनी है। जनरल रूल तो यही है कि पेमेंट करनी है। लेकिन यदि किसी कारण से ड्रॉई ने पेमेंट करने से इनकार कर दिया, नॉन एक्सेप्टेंस कर दिया, मतलब डिसऑनर कर दिया चेक को, क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। हो सकता है कि उस पर्सन के अकाउंट में पैसे ना हो, इसलिए बैंक ने क्या किया, उसका जो चेक था उसको नॉन एक्सेप्टेड कर दिया बाय प्रोटेस्ट और बाय नोटेड। आगे हम सेक्शंस में पढ़ेंगे ये नोटेड और प्रोटेस्ट क्या होता है, वो मैं आपको वहां समझाऊंगी। जबकि विनिमय पत्र, अब देखिए यहाँ पे विनिमय पत्र वर्ड, जहां जहां बिल ऑफ एक्सचेंज वर्ड आ रहा है वहां वहां आप सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को क्लिक नहीं करेंगे, साथ में चेक चलेगा। क्यों? क्योंकि चेक इज द बिल ऑफ एक्सचेंज, हम सेक्शन 6 में पढ़ चुके हैं कि चेक क्या है, विनिमय पत्र है, मतलब यहाँ पे चेक साथ में चल रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण के लिए या बेहतर प्रतिभूति के लिए टिप्पण या प्रसाक्षित हो गया है और लेखी बाल या उसके पृष्ठांकनों में से किसी के आदरणार्थ उसे कोई व्यक्ति प्रसाक्षाधीन प्रतिग्रहित करता है तो ऐसा व्यक्ति आदरणार्थ प्रतिग्रहीता कहलाता है। When a bill of exchange has been noted, माइक बंद कीजिए अपना। When a bill of exchange has been noted
or protested for non-acceptance or for better security, and any person accepts it supra protest for honor of the drawer or of any one of the endorsers, such person is called an acceptor for owner. अब यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कौन कर सकता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कुछ गिने चुने लोग ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे जो हमने ऊपर ही पढ़ा, एक्सेप्टर कौन है, ड्रॉई। जो ड्रॉई है चेक का उसको एक्सेप्ट करना है। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, अगर ड्रॉई ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो उनको ही पावर है एक्सेप्ट करने का। अब जिस कंडीशन में ये जो ड्रॉई है या ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है, यदि इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, नॉन एक्सेप्टेंस कर दिया बाय नोटेड और प्रोटेस्ट, तब क्या होगा? तब ऐसी कंडीशन में तो जनरल रूल तो क्या है कि एक्सेप्ट कोई स्ट्रेंजर नहीं कर सकता। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सिर्फ ड्रॉई या ड्रॉई इन केस ऑफ नीड या किसी पर्सन को डायरेक्शन दिया गया है पेमेंट करने का, उसमें वही पर्सन जो है एक्सेप्ट कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। इसके अलावा कोई स्ट्रेंजर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर मीन जिसका उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है, उस पर कोई नाम मेंशन नहीं है उसका कि उसको पेमेंट करनी है, तो वो कौन है? स्ट्रेंजर है। लेकिन ये जो जनरल रूल है कि स्ट्रेंजर कैन नॉट एक्सेप्ट द बिल, ये जनरल रूल का अपवाद है एक्सेप्टर फॉर ओनर। आज्ञार्थ प्रतिग्रहिता क्या है इसका? इस जनरल रूल का अपवाद है, एक्सेप्शन है। जनरल रूल का एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्टर फॉर ओनर। यहाँ पर ये जो एक्सेप्टर फॉर ओनर है, ये कोई भी पर्सन, कोई भी मतलब स्ट्रेंजर भी हो सकता है जिसका बिल ऑफ एक्सचेंज से कोई रिलेशन नहीं है, जिसका कहीं मेंशन नहीं है। ये एक ऐसा थर्ड पर्सन है जो ड्रॉअर है उसको बचाने के लिए या उसके ऑनर के लिए, उसमें लिखा है ना वर्ड यूज है, सुप्रा प्रोटेस्ट फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉअर। ड्रॉअर को ऑनर करने के लिए ये थर्ड पर्सन आया है और ये कह रहा है कि ऐसा बिल जो नॉन एक्सेप्टेड हो गया है या बेटर सिक्योरिटी के लिए लौटा दिया गया है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा जो पर्सन, थर्ड पर्सन, स्ट्रेंजर पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉअर, ये कहलाता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर। आदरनाथ प्रतिग्रहिता। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, इसने ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को जो टिप्पण या प्रसाक्षित होकर के अप्रतिग्रहित कर दिया गया है या बेहतर प्रतिभूति के लिए लौटा दिया गया है, ऐसे बिल को इस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है। क्यों एक्सेप्ट किया है? जो आपका लेखी बाल है उसको आदरनाथ करने के लिए, तो इसको कहा गया आदर। लास्ट ही बचा था बस हमारा, खत्म नहीं हो गया था। ठीक है, तो एक्सेप्टर फॉर ऑनर समझ में आ गया आप लोगों को कि एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन सा पर्सन होता है? इफ समवन वांट्स टू सेव द ऑनर ऑफ द ड्रॉअर और एनी एंडोर्सर ऑफ द बिल एंड ही देयरफॉर एक्सेप्ट सच अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द पर्सन एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज द एक्सेप्टर फॉर ऑनर। ठीक है, कोई भी पर्सन जो ड्रॉअर है, आपका लेखी बाल है, उसका ऑनर करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है तो वो आदरनाथ प्रतिग्रहिता कहलाता है। अब बताइए, अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो, कोई भी चीज समझ में ना आई हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। सभी लोग बताएं क्या समझ में नहीं आया? चेक में ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर फॉर ओनर, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, सभी चीजें क्लियर है सभी को? बताएं। दीपाली क्लियर है सब? बाकी लोगों के तो मुझे नाम भी नहीं पता, शायद नए जुड़े हुए हैं सभी। सभी अपना नाम तो बता ही सकते हैं एक बार। सर आप अपना नाम बताइए। गैलेक्सी M3 0S, जिनका वीडियो ऑन है, सर आप अपना नाम बताएंगे। सोनू कुमार। अच्छा, आप ही का कॉल आया था मेरे पास अभी। ओके, और बाकी लोग भी थोड़ा सा अपना नाम वगैरह बता दें। हेलो सर, आपका नाम क्या है सर? आशीष कुमार लिखा रहा, आशीष कुमार नाम है आपका?
सर उत्तरा सिंह। उत्तरा सिंह जी, आप अपना एक बार वीडियो ऑन करेंगे? सभी एक बार अपना वीडियो ऑन करें, एटलीस्ट मुझे ये तो पता हो कि मैं पढ़ा किसको रही हूँ। हेलो सर, आपका नाम क्या है? प्रणव बिंदु जी। प्रणव बिंदु नाम है। माइक अनम्यूट कीजिए पहले, आपका माइक बंद है। हेलो। हाँ, आप बताइए। या मैम, माय नेम इज प्रणविंदु चक्रवर्ती। प्रणव बिंदु चक्रवर्ती, किस स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? मैम मैं तो त्रिपुरा से हूँ, यहाँ का मतलब जुडिशरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। कहाँ? त्रिपुरा के लिए? हाँ हाँ। ओके, वहां पर ये सब्जेक्ट है एनआई एक्ट वगैरह? एनआई एक्ट वगैरह मतलब इतना सारा नहीं है मैम, सिविल लॉ के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे ग्रुप में ऐड हैं क्या? नहीं मैम, आपके ग्रुप में अभी तक नहीं आए। मुझे आप अच्छा, थोड़ा मतलब लिंक अगर शेयर कर देते तो मैं ज्वाइन कर तो लूंगा मैं आज। आपको कैसे शेयर करूं, मतलब आपका नंबर वगैरह? आप या मैम व्हाट्सएप? मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी आपको भेज दे रहा हूँ। हाँ, वही आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा, तो ग्रुप में मैं आपको ज्वाइन कर हाँ, दूंगी। काफी चीजें रहती है ग्रुप में, डलती रहती है, तो आपको मिलती रहेगी, ठीक है? और ओके मैम, बाकी ओके लोग मैम। भी जो नए हो और जो ग्रुप में ऐड नहीं हो, तो वो हो जाए। ओके, आज की क्लास में किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज बता दीजिए। ओके, आप उत्तरा बुंदेला, ठीक है। उत्तरा बुंदेला जी, आप किस स्टेट के लिए तैयारी कर रही हैं? और मेल है या फीमेल, मुझे तो ये भी नहीं पता। आशीष कुमार जी को आवाज नहीं आ रही। आशीष कुमार जी, नेटवर्क इशू होगा थोड़ा सा। एमपी, ओके, एमपी के लिए, ओके, ठीक है। तो देखिए, एमपी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एमपी के लिए मैं बता दूं, एमपी के लिए सीपीसी कंप्लीट हो चुका है हमारे यहाँ, लिमिटेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और एमपी एकोमोडेशन एक्ट अभी चल रहा है, उसमें सिर्फ 7 ही सेक्शन हुए हैं। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो एमपी एकोमोडेशन एक्ट, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, उसमें कम से कम 50-60 सेक्शन है, अभी सिर्फ 7 ही सेक्शन हुए हैं, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एनआई एक्ट की क्लासेस फ्री चल रही है, तो उसमें तो कुछ पेड का है नहीं। बाकी फिर एनआई एक्ट और एमपी एकोमोडेशन एक्ट जब कंप्लीट होगा, उसके बाद बताएंगे कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है, तो वो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, तो ग्रुप में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो चेक और चेक की पार्टीज था, तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स और एक और जिसके साथ टॉपिक है वो देखेंगे, क्योंकि वो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो है तो छोटा, लेकिन है बहुत डीप कंसेप्ट, तो उसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।